ये सामान्य चीज नहीं थी। उस वक्त में ये बात कह देना ये सामान्य बात नहीं थी। व्यक्तिवाद और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद और साम्यवाद की अवधारणा आप लोग पढ़ते आए होंगे। जरा देखिए सुभाष चंद्र बोस के नजरिए से जरा इसको देखिए। व्यक्ति, आज भी हम लोग कहते हैं मैन इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। अगर राजनीति शास्त्र के विद्वान भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, जो सामान्य हैं वो भी जानते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार और काज पढ़ते हैं, पढ़ाते, आप लोग भी पढ़ते हुइएगा, पढ़ाते हुइएगा। प्रधानमंत्री के अधिकार और काज पढ़ करके प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलेगी कि हिंदुस्तान कैसा काम करेगा? नहीं मिलेगी। पहले हम लोग पढ़ते थे, जब स्टूडेंट थे तो हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, परमेश्वर झा जी थे, वो पढ़ाते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने बच्चों को पढ़ाते इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि जरा आप देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति का अध्ययन कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि क्या करेगा। नहीं, अभी नहीं बना है, वो बनेगा। 2-3 गो का नाम दिमाग में रख लीजिए। हम किसी के बारे में नहीं कह रहे, सब आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं। अभी जो नेता सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, अभी जो है प्रधानमंत्री, अभी जो है उनका भी नाम ध्यान में आप रख लीजिए। आज जो आकांक्षी लोग हैं उनका भी नाम रख लीजिए आप लोग। आज जरा खुद से पूछिए इत्मीनान से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, कि मुल्क किधर जाएगा। मतलब वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है, शासन वही है, लोग वही हैं, वही रहेंगे, संसाधन हमारा वही है। सही है ना? वो आदमी जाएगा तो क्या करेगा उसका तो कुछ आपको दिमाग में आ रहा है ना। मतलब व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो व्यक्ति का निर्माण करना। आईएएस की चुनौती, आईसीएस की चुनौती थी तो उसको स्वीकार करना, एजुकेशन पूरा करना। हर आदमी को स्वार्थ होता है। उनकी भी बेटी है ना, अभी कह रही है ना, बोल रही है ना, वो भी इंसान थे, हाड़ मांस के बने हुए थे। प्यार मोहब्बत सब अपने जगह पर थी, लेकिन मुल्क के प्यार के आगे कुछ नहीं। अपनी संपत्ति नहीं, राष्ट्र की संपत्ति में ही मेरी संपत्ति है। व्यक्ति का विकास होना, व्यक्ति की संपदा आना। व्यक्ति अगर भूखा है तो राष्ट्र कैसे जो है सो सकता है इत्मीनान से? हर आदमी की व्यवस्था होना, ये उभरता राष्ट्रवाद है। कोरोना हो गया तो भूखे मर जाएंगे, और ये आज का नहीं है। वेदांत पढ़ा हुआ था, एंशिएंट भी पढ़ा हुआ था। कौटिल्य क्या कहता है? कौटिल्य का पूरा अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, क्या कहता है? अलब्धस लब्धस लब्धस परिरक्षण। अलब्ध है, उसमें राज्य दे। अगर दे रहे हैं मोदी जी को स्टार्टअप के लिए, तो हम पर उपकार नहीं कर रहे हैं, उनको देना ही है। सुरक्षा कर रहे हैं तो उनको देना ही है, बिजली दे रहे हैं तो उनको देना ही है। आज नहीं कहा गया, शुरू से ही कहा गया प्रजा हिते हितंग राज्य, प्रजा सुख है। सुख में सब आता है। पहले पंखा नहीं था तो उसी पंखा में सुख था। नहीं, पहले ये मकान नहीं था जो वैसा ही मकान चाहिए। सुख की अवधारणा समय के हिसाब से बदलती है। वो राज्य को प्रोवाइड करना है, कोई हम पर उपकार नहीं करता। और हम भी टैक्स देते हैं तो उस पर कोई उपकार नहीं करते। वो कहा ना, खून दो, हम आजादी देंगे तो हम टैक्स देते हैं तो ये राज्य को करना है, लेकिन हम टैक्स में चोरी करते हैं तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को तोड़ते हैं, राष्ट्र के साथ गुनाह करते हैं। मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है, बड़े फॉर्म में। हम लोगों को जो सैलरी मिलती है तो लोग कहते हैं प्रोफेसर को बहुत सैलरी मिलती है, नजर नहीं लगे। उस सबको इंक्रीमेंट, उस सबको क्या कहते हैं, उसको बोनस मिल जाता है 2-3-4 महीने का, तो सैलरी से ज्यादा हो जाता है। अब हमको एक दिन कंप्लेन कर रही थी, मुंबई में उस समय थे। बोले बाबा सरकार बहुत गड़बड़ कर रही है। तो क्या हुआ बेटा? इतना ना टैक्स लेती है, खाओ तो टैक्स, पियो तो टैक्स, टैक्सी में टैक्स, ट्रेन प्लेन का टिकट कराओ, उसके बाद सीट के लिए टैक्स। ये बताइए, एक बार टैक्स लेती है, टैक्स क्यों लेती है? जान निकाल देती है। और उसने उदाहरण दिया, जो आजकल कहते हैं ना गरीब को दिया जा रहा है। लोग को होता है ना, गरीब के बारे में सुभाष चंद्र ने कहा गरीब क्यों दृष्टि में थी, तो यहाँ के आराध्य महादेव हैं। उनके शादी में संजय जी बेटी की शादी करेंगे या कर लिए होंगे, तो बुलाएंगे किसको? हम किसको बुलाएंगे? मिनिस्टर है आ गया, क्या शकील साहब, मिनिस्टर है आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया तो और बड़ी बात हो गई। रात दिन लड़ते रहेंगे, बेटा बेटी का नाम लेकर के करते रहेंगे। देखते नहीं, लोग बुलाते हैं, ये लोग जाते रहे, अटल जी भी जाते रहे, तो बड़ा गौरव महसूस करते हैं। भगवान शंकर ने किसको बुलाया? भूत प्रेत मलेश, क्या था? वही गरीब गुरुआ है, दबा हुआ है, जो कहते थे, नहीं कहते थे, ताड़ चढ़ने वाला, खजूर चढ़ने वाला, बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, घोंगा चुनने वाला, सितुहा चुनने वाला, वही है। वो इसी समाज का हिस्सा है। उसके बारे में विचार करने वाला हुआ तो देवाधिदेव हो गया। सुभाष चंद्र उस पर विचार करते हैं, उसका महत्व है। और कोरोना में हम देते हैं उसको, जो हमारी बच्चियां हैं नहीं स्कूल जा सकती है तो उसको साइकिल देते हैं, तो उपकार नहीं करते। कहां से पैसा आएगा? बेटी को मैंने पूछा कि बैठती हो, फ्लाइट पर चढ़ती हो, फट दे चली जाती हो, मुंबई की सड़कों पर सड़क से निकल जाती हो, कहां से होगा?
दरभंगा में भी उस समय एयरपोर्ट बन रहा था, वहां भी बनने वाला है। कहां से होगा पैसा, कहां से आएगा? अरे और तो छोड़ो, राफेल कहां से आएगा? ये कोरोना वैक्सीन का पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? ठीक मनमोहन सिंह ने कहा था, और सब बात ठीक कहे कि नहीं, सही बात कही थी कि पेड़ में थोड़े फड़ा कि डोला करके ले लेंगे, तो टैक्स से आएगा। और आज की अवधारणा नहीं है, अंतिम दार्शनिक हुआ। कौटिल्य पढ़ाया जाता होगा, आप लोग को पढ़ाते होंगे, विद्वान मित्र लोग हमारे यहाँ ज्यादा हैं। तो कहता है हेवी टैक्सेशन होना चाहिए। प्राचीन जितनी अवधारणाएं थी, वेद से लेकर के अंतिम दार्शनिक के रूप में हम लोग देखते हैं, तो अंत में उसको चूंकि व्यवहारिक अनुभव भी था, महामंत्री भी था, तो उसने कहा कि टैक्सेशन पूरा होना चाहिए, राजकोष भरा पूरा होना चाहिए। उस समय कहा था। आज देखिए पाकिस्तान का राजकोष शून्य है, कोई उसको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। क्या जिसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, है उसके पास, नहीं तो कोई कुछ देने के लिए उसके तरफ देखता भी है, थोड़े देता भी है तो भिखारी की तरफ फेंक करके देता है, कहता है जल्दी दे देना। अपने यहाँ भी एक बार गिरवी पड़ा था, लेकिन आज यहाँ राष्ट्रवाद क्या उभर रहा था, ध्यान था। हम लोगों ने पोखरण में परीक्षण कर दिया, फिल्म वगैरह भी अच्छी अच्छी बनी। हमारे नौजवान मित्रों ने जान की बाजी लगा करके क्या क्या काम किया, उसमें आप लोग देखे होंगे। उसका एक पहलू है जो अभी सुभाष चंद्र बोस के जो उभरते राष्ट्रवाद का आपको दर्शन हो जाएगा। पोखरण किया अटल जी ने, तो प्रतिबंध लगा दिया सब। वो तो अमेरिका बैठा हुआ ना कि सबका बाप बन करके हम रहेंगे, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हो गया, कटोरा लेके भीख मांगेगा इंडिया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। एक बात नहीं हुआ, आगे भी होगा, क्योंकि राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां तो मौजूद है ना। सुभाष जैसे लोगों की जरूरत है, किसी का नहीं सुने, राष्ट्र के लिए जो अच्छा है वो करे, उसके आगे जो आ जाए उसको निपटा देना है। क्या हुआ? अटल जी ने कहा कि देखो जी, राष्ट्र क्या है बताते हैं, आप जानते हैं, हम खाली रेखांकित कर देते हैं, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं जो आप नहीं जानते, हम उसको समेट के रख रहे हैं। क्या कहा कि देखो हिंदुस्तान संकट में, जो हिंदुस्तान के बच्चे हो, बच्चियां हो, जहां कहीं भी हो, अभी जरूरत पड़ गई है। ठीक वैसा ही कहा जैसे कि माँ बाप गांव में रहता है, कभी कभी उसका बाढ़ में, सुखाड़ में उसको दिक्कत हो गई, उसके बेटी की शादी हो गई, बेटा बाहर कमा रहा, तो सूचना जाती है कि तुम्हारे बहन की शादी है। पत्नी कुछ आगे पीछे बोलते भी रहेगी, लेकिन उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसका हिस्सा है, एक उस परिवार का है, सीधे भेजता है। इतना पैसा भेज दिया एनआरआई ने कि हमारा वर्ल्ड रिजर्व, हमारा जो फॉरेन जो रिजर्व था, वो जितना पहले था उससे ज्यादा भर गया, तो सबका हालत खराब। इसका डर नहीं कि अमेरिका में काम कर रहे हैं क्या होगा, इसका डर नहीं सुभाष को था कि हम जर्मनी में है, जर्मनी वाला क्या करेगा, जो करना है कर लेना, तू कर रहा है रसिया के साथ हम संबंध रखेंगे, तुमको जो करना है कर लेना, पेट्रोल हम रसिया से लेंगे, तुमको जो करना है सो कर ले। नीति बनाते समय इजराइल से वर्षों तक हमने संबंध नहीं रखा, और आपको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे कैसे लोगों से संबंध रखा, जापान से भी रखा, जर्मनी से भी रखा। इसीलिए जब सरकार उन्होंने बनाई, अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बनाई, आजादी, इसीलिए आप देखते हैं अभी जो लाल किला में जो हुआ है सही हुआ है। हम पहली सरकार बनाए थे, 11 राज्यों ने हमको समर्थन दिया था, चीन भी था, जापान भी था, जर्मनी भी था, कोई सामान्य चीज नहीं थी। और जब 11 को समर्थन दिया तो और देगा, चाइना को आप देखें बहुत बाद समर्थन लोगों को मिला है। तो मुल्क तो हमने तो आजाद करा लिया था, किसके बल पर आजाद करा लिया था? सुभाष चंद्र बोस के बल पर आजाद करा लिया था। क्यों आजाद करा लिया था? राष्ट्रवाद की भावना थी, राष्ट्र के लिए सब लोग तन मन धन से जिसको कहते हैं लग जाएंगे, तो इस राष्ट्र का कोई बाल बाका कर सकता है क्या? 1-1 रुपया हम लोग दे देंगे तो कितने हम लोग हैं जी? 135 करोड़ हम हैं। 135 करोड़ रुपया तो एगो प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगा, तो लो ना, जितना प्रोजेक्ट चलाना है चलाओ। अमेरिका क्यों बना? अमेरिका का राष्ट्रवाद इतना क्यों आ गया? इसमें कॉमर्स के लोग भी होंगे, इकोनॉमिक्स के भी लोग होंगे। जब हमारे यहाँ रेल की बड़ी बड़ी पटरियां थी, मशीन था, उसमें कुछ नहीं उसके पास था। वहां रिसर्च सेंटर्स बनाया उन लोगों ने, और रिसर्च सेंटर्स बनाया तो वहां के जो बिजनेसमैन लोग थे उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक दवा अगर 1 करोड़ की बनाई उन्होंने, तो पूरी दुनिया में पेटेंट कर लिया, तो कितना उससे कमाया? 100 करोड़ कमाया। वो पैसा कहां गया? अमेरिका में गया। किसका भला हुआ? कौन तक शक्तिशाली हुआ? अमेरिका हुआ। और गांधी जी बहुत से ईमानदारी से कहते हैं कि अगर धन बहुत हो जाएगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? गन लेते हैं, गनमैन रखते हैं, बाउंसर रखते हैं ना, हीरो हीरोइन सब बहुत पैसा हो गया तो सब रखता है। अब हमको बाउंसर कहाँ के लिए रखेंगे भाई? हमको कौन उसकी जरूरत है? नहीं, मैथिली में कहते हैं है नहीं है तो क्या करेंगे साहब? तो उसी कारण से उन लोगों ने आर्म्स बनाना शुरू किया, और जब बनाया तो उसको मजा आने लगा। गांधी ने उस पहलू को बड़ा बढ़िया से रेखांकित किया है।
उन लोगों ने बनाना शुरू किया तो कितना बना लिया, तो बना दिया तो उसमें फैक्ट्री लगा दिया, आदमी लगा दिया, और उसका